प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति का ऐसा नाम जिसे भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस का भीष्म पितामह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रणब दा न सिर्फ कांग्रेस के एक अहम नेता हैं, बल्कि कांग्रेस के लिए वे हमेशा संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे हैं। 1969 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद प्रणब दा ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन हर बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। कई लोगों का मानना है कि प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह से अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते थे। खुद मनमोहन सिंह ने उनके बारे में एक बार कहा था, प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनने के हकदार थे, लेकिन वह खुद प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इस फैसले में उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह पार्टी का आदेश था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में 11 दिसंबर 1935 को एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, जिसके पिता कामदा किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। प्रणब दा के पिता बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि भी रहे। उनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। 13 एक ऐसा नंबर है जो प्रणब दा की जिंदगी में हमेशा उनके साथ रहा है। अब इसे पहेली कहे या कोई संयोग, लेकिन उनकी जिंदगी में 13 का अलग ही स्थान रहा है। प्रणब मुखर्जी की शादी 13 जुलाई 1957 को हुई थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वे ताल कटोरा मार्ग स्थित 13 नंबर के बंगले में रहते थे। संसद भवन में उनके कमरे का नंबर भी 13 ही था। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब दा के नाम की आधिकारिक घोषणा भी 13 जून को ही की थी। प्रणब दा भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनको मिले वोट में भी 13 का जलवा साफ देखा जा सकता है। उनको 7,13,763 वोट मिले थे। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का लड़का जैसे स्कूल जाने के लिए नदी पार करना पड़ता था। बारिश के दिनों में जो अपने साथ एक गमछा रखता था ताकि बारिश से भरे खेत को पार कर 7 किलोमीटर दूर स्कूल पहुंचने के बाद वह अपने कपड़े बदल सके। वो लड़का राजनीति में न केवल आता है, बल्कि भारत का पहला नागरिक भी बनता है। प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र लोगों में से एक रहे हैं। राजनीति में इंदिरा गांधी के साथ हुए और कांग्रेस में रहकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता समेत कई पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की। राजीव गांधी के वक्त तो कांग्रेस से किनारे कर दिए गए। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई। बाद में राजीव से सुलह के बाद दोबारा कांग्रेस में लौट आए। उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का प्रमुख भी बनाया। प्रणब मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी का एक किस्सा काफी मशहूर है, कुछ हद तक पुराना भी है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को राज्यसभा में पेटेंट एक्ट में संशोधन वाला बिल पास कराना था। ये डब्ल्यूटीओ में भारत के बने रहने के लिए जरूरी था। कांग्रेस विपक्ष में थी। पार्टी के अंदर ये राय बनी कि एनडीए सरकार का विरोध करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाजपेयी सरकार को पेटेंट एक्ट पास कराने का क्रेडिट नहीं मिल पाए। लेकिन ये प्रणब मुखर्जी ही थे जिन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस संसदीय दल के अंदर सरकार का साथ देने के लिए बहस किया था। बाद में ये बिल संसद में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से पास हुआ। प्रणब मुखर्जी हमेशा से गठबंधन सरकार के खिलाफ रहे। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब वे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार बनाने का विरोध किया था। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने देश के लोगों से वोट डालकर बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की थी। देश के लोगों ने उनकी सुनी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिला। पीएम मोदी ने एक बार प्रणब दा के बारे में कहा था कि वे उनके लिए पिता समान हैं। पिता की तरह। और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। प्रणब मुखर्जी दुर्गा पूजा अपने गांव जाकर करते हैं।
वे ऐसा कई सालों से करते आए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें कुछ बदलाव आया, फिर भी वो गांव जाना नहीं भूलती। प्रणव दा के पूजा करने से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड उनसे बात करना चाहते थे, तब वे अपने गांव में थे। उनके अधिकारी उनसे बात करने से बचते थे, खासकर तब जब वे पूजा पर होते थे। एक अधिकारी ने साहस दिखाते हुए कागज के टुकड़े पर लिखा कि रम्सफेल्ड उनसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने पेंसिल से लिखा कि इंतजार करने को कहिए। इसी तरह जब न्यूक्लियर डील पर वॉशिंगटन में हस्ताक्षर होना था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि अमेरिका वो दिन तय कर रहा है जब आप पूजा करने के लिए अपने गांव में होंगे। प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा कि उन्हें इंतजार करने को कहिए। उन्होंने अपनी पूजा पूरी की और विशेष विमान से दिल्ली आए और उसी रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के बाद उनके बारे में कई तरह की बातें की जाने लगी। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि उन्हें आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो गए और आरएसएस के मंच से विविधता में एकता का संदेश देकर ये दिखा दिया कि उनकी शख्सियत बदलने वाली नहीं है, मंच चाहे किसी का हो। कभी प्रोफेसर और पत्रकार रहे प्रणव दा की निजी जिंदगी भी बेदाग रही है। सियासत में होकर बेदाग होना भी एक तरह की सियासी कामयाबी है। देश में ऐसे कितने नेता होंगे जिसे हर पार्टी में इतना सम्मान हासिल हो? कितने ऐसे नेता होंगे जिनकी निष्ठा उस पार्टी के लिए बरकरार है जिसने उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया? एक इंटरव्यू में प्रणब मुखर्जी कहते हैं, यह 132 साल पुरानी पार्टी है और वह जरूर वापसी करेगी। जिस पार्टी को लेकर हर कोई ना उम्मीद सा होकर सो गया हो, जहां देश के प्रधानमंत्री अपने हर रैली में कांग्रेस मुक्त भारत का उद्घोष करते हों, वहां कांग्रेस की वापसी की बात करने वाला, कांग्रेस से आज भी उतनी ही उम्मीद रखने वाला कोई व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। सही मायनों में प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में असाधारण है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।